गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये लेक्चर नंबर जो 8 है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अणुस्थान के गुणधर्म क्या है। अणुस्थान के गुणधर्म क्या है, कल के वीडियो में भी थोड़ा सा इसका परिभाषा दिए होंगे, लेकिन इस लेक्चर में अच्छा से इसको समझ लिया जाए, है ना। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का सॉल्यूशन चैप्टर से जास्ती क्वेश्चन जो देता है इस यही टॉपिक से देता है। ठीक है, तो पहला है कि अणुस्थान के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अणुस्थान के गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग विलयन 3 प्रकार का पढ़े थे। एक पढ़े थे द्रव्य विलयन 3 प्रकार का होता है। द्रव्य विलयन का मतलब इसमें द्रव जो होता है हमेशा विलायक का काम करता है। ठीक है, तो पहला पढ़े थे गैस प्लस द्रव, जिसको हेनरी का नियम बोला गया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे द्रव प्लस द्रव, जिसको राउल्स का नियम बोला गया था। उसमें आदर्श विलयन अनादर्श विलयन आया था। और इसमें जो आया है अणुस्थान गुणधर्म जो होता है, वो जो होता है इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, जो ठोस प्लस का है द्रव, ठोस प्लस का है द्रव। ये जो होगा अणुस्थान गुणधर्म का जो मेन बेसिस है ठोस प्लस का है द्रव। यानी कहने का मतलब जो होता है कि इसमें ठोस जो होगा वो विलय का काम करेगा और जो द्रव होगा एक विलाय का काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं नमक को जब जल में घोलते हैं तो नमक किस रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है, और जो जल होता है किसके रूप में है, द्रव होता है। ठीक है, तो जो नमक प्लस जल का विलयन बनता है या शुगर प्लस जल का विलयन बनता है वो किसका है, वो क्या है, अणुस्थान गुणधर्म में ही आता है। ठीक है, तो जितना हम लोग का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो सब ठोस प्लस द्रव से का मिलकर बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर करिए कि अणुस्थान गुणधर्म जो होता है कौन सा विलयन होता है, तो क्या बोलिएगा, ठोस प्लस द्रव विलयन होता है। ठीक है, हम ठोस प्लस द्रव को मिलाते हैं तो हम लोग का विलयन प्राप्त होता है और वो जो होता है अणुस्थान गुणधर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात किया जाए कि अणुस्थान के गुणधर्म कहते किसको है। तो नाम से पता चलता है अणु और संख्या, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुस्थान के गुणधर्म कहते हैं। जैसे वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कोणों की संख्या तथा विलय के कोणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर, अणुस्थान के गुणधर्म कहलाता है। कौन गुणधर्म कहलाता है, अणुस्थान के गुणधर्म सहजात गुणधर्म या इसको योगात्मक गुणधर्म के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि जल है और जल में हम क्या किए कि 10 ग्राम NaCl और 10 ग्राम का HCl को हम मिला दिए। ठीक है, जल में 10 ग्राम NaCl और 10 ग्राम HCl को मिलाए तो विलय के कोणों की संख्या पर निर्भर किया कि 10 ग्राम NaCl और 10 ग्राम, इस दोनों का जो प्रभाव होगा सेम ही होगा, लेकिन एक क्या मिलाया गया है उस पर निर्भर नहीं करता है, बस विलय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है ना, कि उसमें कोणों की संख्या कितना है, क्या मिलाया गया है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे एक बार फिर से कि जैसे 10 ग्राम NaCl को और 10 ग्राम HCl को जल में मिलाया गया है, तो मिलाने के बाद चाहे 10 ग्राम NaCl मिलाइए या 10 ग्राम HCl मिलाइए, दोनों का प्रभाव एक ही होगा बस। तो ये हुआ कोणों की संख्या। अब ये नहीं कि क्या मिलाया गया है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो उस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अणुस्थान के गुणधर्म के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो समझ गए होंगे वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुस्थान के गुणधर्म कहते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। जैसे मान लीजिए इसका प्रकृति मतलब है कि 10 ग्राम NaCl 10 ग्राम HCl मिला दिया गया इसमें जल में, लेकिन क्या मिलाया गया है वो उस पर निर्भर नहीं करता है, खाली उसके कोण मिलाया गया कि हाँ 10 ग्राम है, 10 ग्राम इसका भी है, लेकिन क्या 10-10 ग्राम मिलाया गया है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ओके।
जैसे मान लेते हैं जैसे बर्फी बन गया, ठीक है, तो बर्फी हम लोग एक स्वादिष्ट लगा। अब स्वादिष्ट लगा तो उसमें क्या मिलाकर बनाएंगे उसका स्वादिष्ट बनाने में उस पर निर्भर नहीं करता है, खाली ये जानता है कि उसमें मीठा करने के लिए चीनी मिलाया गया है। ओके, तो वही होता है अणुस्थान के गुणधर्म। ओके, तो अणुस्थान गुणधर्म जान के ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, चौथा हिमांक का अवनमन। इसका एक और नाम है बाबू परिसारक दाब। परिसारक दाब, इसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में देता है कि अणुस्थान के गुणधर्म क्या होता है। तो वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कोणों की संख्या तथा विलयन के कोणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। अणुस्थान के गुणधर्म या सहजात गुणधर्म या योगात्मक गुणधर्म कहलाता है। ये कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। पहला होता है, आगे पीछे किसी को बोल सकते हैं लेकिन नंबरिंग से नहीं रहेगा, ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या है परासरण दाब या परिसारक दाब, तीसरा क्या है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा क्या है हिमांक का अवनमन, ठीक है। चलिए अब हम पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाए, ठीक है ना। और ये जो कंसेप्ट होगा हर एक पॉइंट पर चलेगा, जितना उसका गुणधर्म जो है ना इसी कंसेप्ट पर चलेगा। ओके, तो समझिएगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि जल लिए, ये क्या है हमारा जल, ये क्या है हमारा बाबू, ये जल लिए हैं। ओके, और इसको क्या किया गया है, एक कंटेनर में रख दिया गया है, और इसको ऊपर से क्या कर दिया तो बंद कर दिया गया है। तो बंद करने के बाद देखते हैं कि जो जल वाष्पित होता है, जल का होगा वाष्प होगा, वाष्पित होगा, और जल वाष्प होने के बाद जल पहले क्या होगा यहाँ से निकलेगा, वाष्प यहाँ से क्या होगा निकलेगा, ठीक है। जल जब वो कंटेनर में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद इसको गर्म करते हैं निश्चित ताप पर, तो गर्म करने के बाद जल वाष्पित हो जाता है, और जब जल वाष्पित होगा तो वाष्प यहाँ बन गया, और ये जो वाष्प है अब क्या करेगा नीचे की ओर का होगा बल लगाएगा, नीचे की ओर का होगा बल लगाएगा। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं वाष्प दाब के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको वाष्प दाब के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब का परिभाषा आप लोग पीछे लिखवाए हैं कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव के वाष्प द्वारा, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित बल को हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं, समझिए एक बार फिर से, कि मान लेते हैं कि एक द्रव है, एक जल है, जल को कंटेनर में रखा गया है, रखने के बाद इस पर एक ताप फिक्स दिया जा रहा है, नियत ताप दिया जा रहा है, नहीं घटा बढ़ाने, और 40 डिग्री टेम्परेचर 40 से होना चाहिए। अब नहीं कि कभी 40 कभी 50 नहीं करना, 40 से 40 दीजिए, 60 है तो क्या दीजिए 60 ही दीजिए, ठीक है। तो दिए हैं तो क्या होगा कि जल का जो हमारा अणु है वो क्या होगा वाष्पित होगा, क्या होगा वाष्पित होगा, और वाष्पित होने के बाद इसमें से क्या निकलेगा वाष्प निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा बाबू वाष्प निकलेगा, और वाष्प निकलने के बाद जो वाष्प है वो क्या करेगा अब नीचे की ओर क्या होगा इस पर बल आरोपित करेगा। तो जो बल आरोपित करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाष्प दाब के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगर इसका परिभाषा फिर यहाँ समझना चाहते हैं वाष्प दाब का तो लिख दे रहे हैं वाष्प दाब, वाष्प किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव के वाष्प द्वारा, किसी द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित बल को वाष्प दाब कहते हैं। इसे P से स्वीकृत करते हैं, P से सूचित करते हैं। तो आप अगर नोट बनाइएगा तो नोट्स बनाने के बाद आप लोग क्या करिएगा कि आप इसको यहाँ परिभाषा आप लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। सबको हम समझा दे रहे हैं कि वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, सबको लाइन बाय एकदम क्लियर समझिएगा कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तब समझ गए ना कि मान लेते हैं कि किसी नियत ताप पर या निश्चित ताप पर किसी द्रव के वाष्प द्वारा, किसी द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित बल
आरोपित बल को वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोले हैं? वाष्प दाब। जैसे मानते हैं कंटेनर में जल रखे हैं, जल को काके कोई निश्चित ताप गर्म निश्चित ताप दिए हैं, ताप देने के बाद जल हमारा पहले वाष्पित होगा, निकलेगा, वाष्प हुआ है, और वो वाष्प क्या करेगा? हमारे जल के सतह पर का बल लगाएगा, तो जितना जो बल लगाता है उसी बल को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर है? चलिए ये समझ गए। तो इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक क्या बोलेंगे? क्योंकि विलायक है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, क्योंकि इसमें कोई मिलाया गया नहीं। ओके, अब देखिएगा, प्लस इसमें ठोस विलय को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया? या नाम है इस चैप्टर का नाम ठोस प्लस द्रव, माने विलय जो होगा ठोस होगा और विलायक जो होगा कहाँ का द्रव होगा। ठीक है, तो ठोस विलय मतलब नमक को मिला रहे हैं। नमक को मिलाने के बाद अब क्या देखा जाता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जब इस पर नमक को मिलाते हैं तो क्या विलयन बनेगा? ये हम लोग का विलयन बना। ठीक है, लेकिन विलयन बनने का बाद विलयन जब मिलेगा तो जो नमक के जो अणु, नमक के जो कण होगा वो जल के सतह पर का जम जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए जल के सतह पर का होगा? बैठ जाएगा। ठोस विलय है, जो ब्लैक वाला जो रेखिंग किए हैं वो क्या है? नमक का कण है। किस पर? पानी के सतह पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब बैठेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका वाष्प दाब इसके तुलना में क्या होगा? कम हो जाए। कैसे कम होगा? तो आप ही बताइए बाबू लोग कि यहाँ तो क्या था? ये फ्री था, ये शुद्ध था, इसमें कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब नमक के कण को मिलाया गया है तो नमक क्या करेगा? जो विलयन बनेगा तो ये वाष्पित होगा, इस पर भी ताप देंगे, ताप देने के बाद ये भी वाष्पित होगा, लेकिन जो इसका जो वाष्प निकलेगा इसके तुलना में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नमक का कण है ना, क्या है? जल पर बैठा हुआ है, परत पर बैठा हुआ है, तो क्या होगा? इसको थोड़ा परेशानी करेगा कि नहीं? ऐसा नहीं कि वाष्पित नहीं होगा, वाष्पित भी होगा, वाष्पित भी होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में वाष्पित कौन होगा? ये होला होगा। और ये क्योंकि वहां पर नमक के कण बैठा हुआ है, इसलिए बोला गया है कि जैसे ही किसी शुद्ध विलायक में ठोस विलय को मिलाते हैं तो ठोस विलय को मिलाने के बाद देखते हैं कि जो विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन बनाना बाबू, जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ध्यान देना है कि जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो पीनट मानेंगे, और जो विलयन का वाष्प दाब होगा उसको पीएस मानेंगे। एस मतलब सॉल्यूशन होता है ना, पीएस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? पीएस। ओके, तो वही दिखाया गया है कि यहाँ पी नॉट ग्रेटर देन क्या होगा? पीएस। मतलब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है ना वो क्या होता है? विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? कम हो जाता है। ओके, तो यही परिभाषा लिखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हम बोल सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय को घोलते हैं, ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, इस समझाने के लिए ऐसा बात समझाया जा रहा है ना? देखिएगा अवाष्पशील है, क्या है बाबू? ये अवाष्पशील है। ओके, अवाष्पशील मतलब इसमें वाष्प नहीं निकले, घोलने पर वाष्प नहीं निकले। ठीक है, तो ही बोला गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय को घोलते हैं, अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो हम पाते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब समझिए क्या होता है? अवनमन मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। कोई पूछे कि अवनमन का अर्थ क्या होता है, तो अवनमन का अर्थ हम लोग का कमी होता है। क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे बाबू? अवनमन का अर्थ हम लोग कमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमी। ओके, तो समझ गए ना कि कमी। ठीक है, तो ही बोला गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो हम देखते हैं या हम पाते हैं या हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है विलयन के वाष्प दाब से काफी अधिक होता है, यानी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन का मतलब कमी होता है, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, और वाष्प दाब का अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पीएस, यानी इसको वाष्प दाब के अवनमन को डेल्टा पी से, तब डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस का पीएस। तो आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि वाष्प दाब का आप इसी को अनुमान जब पढ़िएगा तो सबसे पहले आप वाष्प दाब का परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद इसके डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले वाष्प दाब का परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद वाष्प दाब के अवनमन का परिभाषा लिख दीजिएगा। तो समझ गए होंगे, आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे कि वाष्प दाब होता क्या है और वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो वाष्प दाब में कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कोई पूछे वाष्प दाब का अवनमन सब क्या समझते हैं, तो वाष्प दाब में कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। लेकिन कमी किसका होता है?
विलयन का वाष्प दाब कम होता है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अधिक हो जाता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे क्लियर से। ओके चलिए अब अगला हम बात करने जा रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो यहाँ पर अब लिख रहे हैं, इसका भी परिभाषा नोट कौन है। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का हम लोग क्या बोलेंगे, अपेक्षिक अवनमन। ओके, और यह फार्मूला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता क्या है, यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं है। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब, चाहे यहाँ एक मिनट, इसको यहाँ नहीं लिख रहे, यहीं पर लिख रहे यहाँ पर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब में अवनमन, या वाष्प दाब की बात देखिए, वाष्प दाब में अवनमन बटा में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा पी है, और यहाँ पी नॉट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटा में का हो जाएगा पी नॉट। तो यही हम लोग का हुआ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ओके, तो समझ गए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर फार्मूला यही होगा। ठीक है, तो तीनों कंसेप्ट को समझ गए कि वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब का अवनमन क्या है, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। ठीक है, तो तीनों परिभाषा को आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। पहला हेडिंग डालिएगा वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब, दूसरा डालिएगा वाष्प दाब का अवनमन, और तीसरा हेडिंग डालिएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो समझ गए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब देखिए अपेक्षिक का मतलब होता क्या है, कि अब देखा गया है कि मान लेते कि वो विलयन में, जब वो विलयन बनाया गया है तो विलयन में कितना अनुपात में विलय घुला हुआ रहेगा, उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। जिसे बोलते हैं ना कि मान लेते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि जब घर बनता है तो बालू का अनुपात सीमेंट डाला जाता है कि 5 तगाड़ी बालू में 1 तगाड़ी सीमेंट, तो उसका रेशियो बनाया गया है ना बाबू। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बताया गया कि ठीक है भाई, हम तो जाने कि यहाँ विलय मिल रहा है, लेकिन वो विलयन बनता है तो उसमें कितना अनुपात में वो चीज़ें विलय के कण विद्यमान रहेगा, उन्हीं के अनुपात को हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट। क्लियर है? ठीक है, और याद रखिएगा अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब समझते हैं जिसमें वाष्प निकलता न हो, इसी को किताबी वर्ड में बोलते हैं अउड़नशील। अउड़नशील, इसको हम क्या बोलेंगे, अउड़नशील। अउड़नशील का मतलब होता है कि जब उड़ने वाला विलय नहीं होगा। ओके, चलिए आई होप एकदम कंसेप्ट को क्लियर से समझ गए होंगे कि वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब का अवनमन क्या है, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तीनों का डिफिनेशन बता दी। ओके, अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब हेडिंग डाल रहे हैं रावल्ट, यहाँ हेडिंग है। अब अगला इसमें हेडिंग
रावल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के नियम। रावल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के नियम। तो हम पढ़ेंगे कि रावल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है। ठीक है, तो लिखा जाएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अउड़नशील विलेय के मूल अंश समूल प्रकार देखिए, मूल अंश के बराबर होता है। तो कोई पूछेगा कि रावल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के नियम क्या है, तो बोला गया है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, किसी विलयन के जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो अउड़नशील विलेय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? हम लोग जानते हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल क्या हो जाएगा, अउड़नशील विलेय के मूल अंश। ओके, तो इसको बोलते हैं पीनट माइनस पीएस बाई पीनट होता है ना, और विलेय का मूल अंश हम बताए थे छोटा है। यहाँ विलेय का लिख लीजिए, यहाँ एक्स विलेय डाल दीजिए। क्लियर है? तो पीनट माइनस का हो जाएगा पीएस बाई पीनट, और इक्वल हम लोग क्या होगा, विलेय ना, तो विलेय का मूल अंश पीछे पढ़ाए होंगे, छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n। तो ये हम लोग का क्या हुआ, रावल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम। ठीक है, तो ये हो गया, एक हम लोग का फॉर्मूला यहाँ हो गया। ठीक है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ाया जा रहा है। तो रावल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम समझ गए ना, कि रावल्ट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो क्या बोलिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अउड़नशील विलेय के मूल अंश के क्या होते हैं, बराबर होता है। ओके, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर अउड़नशील विलेय के मूल अंश, अउड़नशील विलेय के मूल अंश हो गया। तो और आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल एक्स विलेय हो जाएगा। ठीक है, और एक्स विलेय मतलब समझ गए। ठीक है, अब आगे इसको बढ़ा रहे हैं इसकी। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि n बहुत n जो क्या होगा, यदि n बहुत छोटा है किससे, n से, मतलब जो विलेय के जो उसमें विलेय घोला गया है उसकी मात्रा का विलाय की मात्रा से बहुत क्या हो, कम हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, पी नट माइनस का होगा पी एस बाई क्या होगा, पी नट इक्वल छोटा n बाई 0 प्लस n हो जाएगा। अब बात रहा क्या है बाबू कि यहाँ पर 0 तब क्यों नहीं रखे हैं,
तो देखिए इतना छोटा है एन, छोटा एन बड़ा एन से इतना छोटा है ना, कि उसको हम छोड़ सकते हैं। छोड़ सकने का मतलब छोटा एन का वैल्यू का होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बात रहे कि सर यहाँ पर 0 तो नहीं बैठा है, तो याद रखिएगा बाबू कि जो तुलना किया जाता है दो लोगों से किया जाता है, एक लोगों से तुलना नहीं किया जाता है। इसलिए हम इसके तुलना में कंपेरिजन किए, इसके तुलना में नहीं, इसलिए इसका वैल्यू का होगा 0 होगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी को अगर डालेंगे तो क्या बताइए कि उसके विलयन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वो मीठा लगेगा? नहीं ना लगेगा बाबू। तो वही बात बोला गया है कि उसी प्रकार यहाँ भी समझिए कि यदि मान लिया जाए कि छोटा एन जो है बड़ा एन से बहुत बहुत छोटा है, मतलब विलय की मात्रा विलय जो विलयन बना हुआ है उसमें जो विलय की मात्रा है वो विलय की मात्रा से बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब वो 0 ही समझ लीजिए। तो उस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पी नट माइनस का हो जाएगा पी एस इक्वल क्या हो जाएगा पी नट और ये छोटा एन बाई बड़ा एन। और आप लोग जानते हैं किंतु छोटा एन बराबर छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एन होता है और बड़ा एन बराबर बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा एन होता है। हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा पी डॉट पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल, अब क्या हो जाएगा छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम गुने बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा एम। ओके, तब पी नट माइनस का बन जाएगा पी एस इक्वल, यहाँ पी नट हो जाएगा ना और छोटा डब्ल्यू इंटू बड़ा एम और बटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। तो ये भी रावल्ट के वास्तव का क्या है? अपेक्षिक अवलंबन है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो फार्मूला हुआ विल और विलाय के रूप में होगा। किसके हुआ? ठीक है, और एक हुआ मूल अंश के रूप में। ठीक है, तो रावल्ट के नियम दो रूप में होता है। एक होता है पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट इक्वल छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, और एक हम लोग का ए हो जाएगा। तो इस समीकरण दो, तो रावल्ट के जो नियम होता है दो रूपों में होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो बनेगा दोनों रूपों पर बनेगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों को काट के प्रूफ कर दिए। ओके, इसमें आप लोग सब समझ गए होंगे कि सब क्या क्या चीज़ है। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कैसे लिखा गया है और ये कैसे लिखा है। आप लोग पढ़ेंगे छोटा एन बराबर छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एन और बड़ा एन बराबर बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा एन, तो इतना पुट किए इतना आया। ओके, अब यहाँ पर इस वैल्यू को थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। चलिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा जहाँ पी नॉट इक्वल शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्लियर है? पीएस है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और छोटा डब्ल्यू है विलय का दरमियान, विलय का द्रव्यमान, बड़ा डब्ल्यू है विलय का दरमियान, छोटा एम है विलय का अणुभार, और बड़ा एम है विलय का अणुभार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एक क्या है पॉइंट था जो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो पहला हम लोग का था अनुसरण गुणधर्म वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को हम क्या किए हैं बता दिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। जो पहला हम लोग का गुणधर्म था अनुसरण गुणधर्म, उसके बारे में जितना हम लोग का मेन पॉइंट था उस मेन पॉइंट को हम क्या किए आप लोग को हल कर दिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया गया है। तो अनुसरण गुणधर्म क्या है, अनुसरण गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुसरण गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं उन सब चीज़ों को इसमें बता दिए। ओके, कुछ क्वेश्चन इस पर बना लिया गया और आगे बात अगला जो क्लास में इसको आगे हल किया जाएगा, है ना। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकली आप लोग को समझा दे रहे हैं कैसे आप लोग को बनाना है।
चलिए देखिए इसका न्यूमेरिकल बनाने से पहले बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी विलियन चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको विल और विलाय को क्या करना होगा, पहचानना होगा। ठीक है, अगर विल और विलाय को पहचानने जान गए तो समझिए कि आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, जहाँ वास्तव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा समझिएगा हम लोग वास्तव से ही हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें का हम पहला जो क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है, उस पहला क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कैसे इसको बनाया जा रहा है। ओके, तो इसका हम पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर, शुद्ध बेंजीन का न्यूमेरिकल है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 0.840 बार है, 0.840 बार है। खड़ी पे 0.50 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 50 ग्राम, ठोस को 39 ग्राम है, 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है। ओके, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.835 बार है, 0.835 बार है। बार पाया गया है। तो ठोस का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। समझ लिया जाए, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर, मान लीजिए कोई किसी ताप या ताप कोई होगा, हमको जानकारी नहीं ना आपको जानकारी, लेकिन क्वेश्चन बोलना है। ओके, तो शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 0.840 बार है, 0.840 बार है। ओके, 0.50 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 0.050 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.835 बार पाया गया। तो ठोस का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। समझिए बाबू, कोई भी आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले जब विलयन चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन किसकी मात्रा कम है। हम ग्राम से बात करेंगे, किसका बात करेंगे, ग्राम से। तो W का बात करेंगे तो देखिए शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, 0.50 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो देखिए अवाष्पशील ठोस, यहाँ घेर दीजिएगा, अवाष्पशील ठोस हमारा विलय हो गया और बेंजीन हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, तो लिखेंगे 16 में विलय का द्रव्यमान। तो विलय का कौन काम कर रहा है, अवाष्पशील ठोस कर रहा है ना, अवाष्पशील ठोस विलय का काम कर रहा है ना। तो विलय का द्रव्यमान कितना है बाबू, 0.50 ग्राम। तो इसको हम छोटा w बताइए किए हैं 0.50 ग्राम। क्लियर है। विलायक, तो विलायक का काम कौन किया, बेंजीन। तो विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान में हमारा काम कौन करेगा, बेंजीन।
तो बेंजीन कितना 39 ग्राम है बाबू, तो इसको बड़ा डब्ल्यू मानेंगे 39 ग्राम। ओके, उसके बाद क्या है, वाष्प दाब का बात हो रहा है। देखिए किसका वाष्प दाब दिया है, वो बेंजीन का वाष्प दाब। तो बेंजीन का जब वाष्प दाब दिया है तो हम लोग का बेंजीन जो है विलायक है ना, क्या लिखेंगे शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो कितना दिया हम लोग का 0.840 बार। तो पीनट हो जाएगा, बताया था ना, तो पीनट 0.840 बार देख लीजिएगा। ओके, अच्छा अब बिलियन, अब देखिएगा वाष्प दाब हम लोग का 2 दिया है, तो हम वाष्प दाब जो वाष्प दाब का अनुमान पड़, जब हम 2 ही वाष्प दाब का बात करते हैं, एक विलायक और एक है विलियन का। तो जब विलायक का पता चल गया कि किसका वाष्प दाब होगा, विलियन का, लिखे विलियन का वाष्प दाब। तो विलियन का वाष्प दाब कितना होगा बाबू, तो विलियन का वाष्प दाब कितना होगा देख लीजिए, तो 0.835 बार हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, PS इक्वल 0.835 बार। कंफर्म है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लोग को ज्ञात करना है, क्योंकि ठोस बोला है तो ठोस विलेय है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान m को क्या करना है, ज्ञात करना है। और विलायक, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, तो बेंजीन है ना बाबू, तो बेंजीन का C6 और H का होगा 6 हो जाएगा, ये 12m हो जाएगा ना। तो 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 6 यानी 12m इक्वल 78 हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए सब वैल्यू को, देखिएगा सबसे पहले जो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लीजिए। देखिए हम इसको संकेत के अनुसार भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम ऐसा ऐसा आप लोग को लैंग्वेज लिख दिए हैं। चलिए तो लिखिएगा राउल्ट के नियम से, राउल्ट के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के नियम से, तो क्या पीनट माइनस PS बटा में पीनट, छोटा W गुने 12m और यहाँ 12W गुने छोटा m। क्लियर है। अब पुट किया जाए इसका 0.840 माइनस 0.835 माइनस 0.840, यहाँ कितना है, छोटा W कितना है, 0.50 गुने 12m कितना है, तो 12m हम लोग 78 है। हल करिएगा, बड़ा W कितना है, तो बड़ा W 39 है, और छोटा m कितना है, तो छोटा m हम लोग को निकालना ही है। क्लियर है। ओके, हल किया जाएगा तो हम लोग 0.005 हो जाएगा, 0.005 और 0.840 इक्वल कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग का कितना हो जाएगा जब हल किया जाएगा, तो हल करने के बाद हम लोग का हो जाएगा कितना, गुना कर दे रहे हैं, तो 8 5 40 के एगो 0 पहले ही से, तो 8 5 40 के 0 और 7 5 35 35 और 4 39, कौन के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव और नीचे 39 गुने का हो जाएगा m। क्लियर है, समझ गए। 39 गुने कितना हो जाएगा हम लोग का m हो जाएगा। ओके, 39 गुना कितना हो जाएगा m, कंफर्म है। ये दशमलव हट जाएगा ना बाबू, तो 5 बटा में 846 इक्वल 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/m हो जाएगा ना बाबू। क्लियर है, 1/m हो जाएगा ना। चलिए तो 5m इक्वल 840 होगा ना। क्लियर है। तो इसका जब भागा दिया जाएगा तो भागा देने के बाद m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो 3 5 छके 30 5 छके 30 5 8 40 168। तो जो हम लोग का जो अवाष्पशील जो ठोस होगा उसका आणविक द्रव्यमान हम लोग कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ओके,
100 क्या हो जाएगा आप लोग का 68 हो जाएगा। क्लियर? तो आप आई होप समझ गए होंगे और इसके बेसिस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन बहुत बनवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए हम लोग का जो भी अब 3 क्लास का आप लोग एक चैप्टर है, 3 या 4 क्लास का जो आप लोग एक चैप्टर बचा हुआ है, 3-4 क्लास में आपका चैप्टर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम इस पर डायरेक्ट आप लोग को न्यूमेरिकल होमवर्क आप लोग को दे देंगे यूट्यूब पर 10-12 क्वेश्चन आप लोग को लिख कर डाल देंगे, है ना। और आप लोग को न्यूमेरिकल बनाना है। तो हम लोग का 3 टॉपिक बाकी हैं, देख रहे हैं आप लोग। क्वथनांक कौन है और हिमांक कौन है, मैंने एक ही जैसा, उसको एक ही दिन पढ़ा देंगे आप लोग को, ठीक है। एक क्लास में वो सब हो जाएगा और इसके बाद इसका न्यूमेरिकल बता देंगे आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज से 3 दिन आप लोग का जो वीडियो देंगे वो फिजिक्स का देंगे, ठीक है। ये जान लीजिए कि 3 दिन या 4 दिन आप लोग केमिस्ट्री का देंगे या 3 या 4 दिन आप लोग का फिजिक्स का देंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।